हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और एक दो दिन त्यौहार की वजह से मैं क्लासेस नहीं डाल पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसे कि मैंने आप सभी से कमेंट किया था कि लगातार आपको दिन में एक एक दो दो वीडियो आपको मिलती जाएंगी। और ये वीडियो किसके संदर्भ में होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा निकाली गई भर्ती यानी कि PGT हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से हम उसकी तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। और पिछली बार मैंने जो PGT हिंदी की वैकेंसी निकली थी उसमें मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, और अपने जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का लेकर क्वेश्चन पेपर, स्क्रीनिंग पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो जो अदर सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं वो भी अगर उनको अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो हमारी वो वीडियो सारी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें हिंदी का जो सब्जेक्टिव पेपर आया था वो मैं आज दिखाने वाली हूँ। लेकिन उस पर हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये स्पेशल केवल हिंदी वालों के लिए नहीं है बल्कि सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है। और इसमें हम सारी उन बातों पर चर्चा करेंगे कि आपको जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अपने आंसर को औरों से बेहतरीन आपको कैसे बनाना है, और पेपर को करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, तो उसी के तौर पर, और काफ़ी अच्छे मार्क्स मैंने गेन भी किए थे। तो क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि इतने अच्छे मार्क्स गेन किए थे तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप बात करेंगे कि हिंदी की टोटल और टोटल केवल और केवल 70 सीटें थी जिसमें से 65 का ही रिजल्ट दिया है। तो सीटें बहुत ही कम हैं। आप ये मान लो कि मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने अच्छा लिखा था, मैं खुद सेटिस्फाई थी अपने को आंसर से। और किस वजह से मैं एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैंने 67 मार्क्स लिए, इसलिए मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है मुझे मिले थे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे, और अदर सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पेपर जो है मैं लेकर आई हूँ, ये एक सैंपल के तौर पर मैं लेकर आई हूँ। तो इस पेपर की जो प्रकृति को आप सभी समझ लें, क्योंकि सभी जो अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके भी प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। तो ये जो प्रश्न पत्र आपका सब्जेक्टिव आएगा, अब एक बात इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैम सबसे पहले तो स्क्रीनिंग का पेपर होगा। तो स्क्रीनिंग पेपर जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें 100 ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, और एक नंबर जो एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलने वाला है। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और उसके बाद आपको 100 में से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो 25% भी रखे गए हैं, यानी कि इतने तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, चाहे उनकी सीटें खाली जाएं, अगर किसी बच्चे ने 25 का क्राइटेरिया जो है क्वालिफाई नहीं किया तो भले ही सीटें खाली जाए, भले ही सब्जेक्टिव में बैठने के लिए कोई ना मिले, लेकिन HPSC इससे नीचे वालों को पास करने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है। अब सबसे पहले एक अहम बात आपको बताऊंगी कि जब आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए कंटेंट पढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग की आपको जो है बिल्कुल भी आपको परेशानी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनिंग की जो तैयारी है वो अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ये स्क्रीनिंग के लिए मैंने और भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में HPSC को कैसे क्रैक करें। इस तरह की जो वीडियो है मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आपको मिल जाएंगी, वो आप देख लें। लेकिन आज पर्टिकुलर मैं सब्जेक्टिव जो है उस पेपर को लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि मैम सब्जेक्टिव पेपर और दिखाइए, क्योंकि स्क्रीनिंग मैंने दिखा दिया था, एक पूरा डाल दिया था, काफ़ी बच्चे उसे देख भी रहे हैं और उससे सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो आज हम केवल चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो सब्जेक्टिव पेपर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस में है कि इसमें कुल 18 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं, यानी कि जो प्रश्न जितने मार्क्स का है उसके सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं।
प्रश्नों की शब्द सीमा जहां विनिर्दिष्ट है का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रश्नों की जो है संख्या इन्होंने नहीं बता रखी है, तो आपको समय का ध्यान रखना है, क्योंकि समय जो है आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और 3 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। इट मीन्स अगर मैं बांट लूँ तो आपको 1 घंटे में 5 क्वेश्चन जो है करने ही करने हैं। अगर 5 क्वेश्चन करने तो एक प्रश्न के लिए आपको केवल 12 मिनट मिलती है। तो अब आप ये ध्यान रखें कि 12 मिनट मिलती हैं। अगर आपको 15 प्रश्न करने हैं पूरे के पूरे, तो इस दौरान आपसे सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं, बायोमेट्रिक भी होती है, और थोड़ी सी हलचल की वजह से 2-4 मिनट तो ऐसे लग जाती हैं। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप उसे भी रीड करेंगे, तो आपको ना इस हिसाब से बैलेंस बनाकर चलना है कि आपके 15 के 15 प्रश्न जो है आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये ना सोचें कि मैम यहाँ पर तो हिंदी वालों के बारे में बता रही है, तो मैं सभी के लिए बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पेज है ना फ्रंट वाला पेज, और जिसका भी ये पॉइंट नंबर 5 है, इसकी वजह से मेरा आधा घंटे का समय जो है वेस्ट हो गया, और मैं 2.5 घंटे में मैंने आपके जो मेरे 13 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा लिखा होगा, जिसकी वजह से मुझे इतने मार्क्स मिले और इतने कम सीटों में इतने आगे तक हम पहुँचे। ठीक है, मैं अपनी यहाँ पर ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अलग अलग सभी के अलग अलग सोच है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि मैम ये तो सभी को पता है, लेकिन इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर पजल नहीं होना है। जब वहाँ पर जो हमारा जिसका एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर था उसको भी इसका मतलब नहीं पता था, और मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश की। और आप ये भी मत सोच के चलना कि आपके जो दाएं बाएं बैठे हैं वो आपको बता देंगे, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ पर सब आपके कंपटीटर होंगे। ठीक है, तो जो हिंदी विषय वाले हैं वो इस वीडियो को और भी अच्छे से देखें, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें क्या लिखा है ऐसा, और अगर यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर इसके साथ मेरे हिंदी के पेपर में अगर इंग्लिश में भी साथ में दी हुई होती तो मेरे लिए और भी बेस्ट होता और मुझे समझने में आसानी होती। प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। अब जब घर आके मैंने इसी लाइन को पढ़ा तो मुझे ये आसानी से समझ में आ गया, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान जो 3 घंटे का जो समय होता है उस समय हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और एक आसान सी बात भी आपको समझ में नहीं आती है, तो ये आप मान के चल सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है प्रश्नों के प्रयास मतलब आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उनकी गणना क्रमानुसार की जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में कोई प्रश्न 15वें नंबर पर है, लेकिन आपने उसे सबसे पहले किया है तो आपका वो 1 नंबर पर ही गिना जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है वो आपके केवल 15 प्रश्नों को ही चेक करेगा। मान लो आपने 16 या 17 अटेम्प्ट कर दिए, तो जो आपके पहले 15 हैं ये उन्हें ही चेक करेगा। अगर किसी प्रश्न का आपने आंशिक रूप से जवाब दिया है और उसको आपने काटा नहीं है और वो अंडर 15 के अंदर आ रहा है, तो उसमें भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे आप उसने 1 लाइन लिखी हो, चाहे 2 लाइन लिखी हो, चाहे 3 लाइनें लिखी हों। अगर उसमें मार्क्स देने लायक अगर आपने कोई बात लिखी है तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर वहाँ पर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बस उस प्रश्न को आपको काटना नहीं है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को काट दीजिए। या और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो बुकलेट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पेज बच गए थे। एक प्रश्न तो मैं आधा प्रश्न तो ज़रूर लिख देती, लेकिन वो जो लास्ट के बचे हुए पेज थे उन्हें भी क्रॉस करने हैं। कोई अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि सीट जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती है, काफ़ी सारे उसके अंदर पेज होते हैं, चाहे आप कितना भी लिख सकें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई अतिरिक्त सीट नहीं दी जाएगी, चाहिए भी नहीं। प्रश्नों के उत्तर केवल प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्राधिकृत माध्यम मतलब जैसे कि हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में ही आंसर दें, इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश न करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे एसएसटी का हो। ठीक है,
उसके बाद बात आती है कि जैसे कि मैं पहले ये बता देती हूँ, वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है क्योंकि मैं ये सारी बातें बताऊँगी कि आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, मैं वो पेजेस भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना लिख कर देखा था और किस प्रकार से लिखा था। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने बता दी। उसके बाद देखो कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित कीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका 10 नंबर का दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, मीराबाई का परिचय लिखते उनके पंक्तियों का अर्थ समझाइए, तो ये भी 10 नंबर का है। तो इस प्रकार से 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके 10-10, ये देखो 8 नंबर दिख रहा है कि आपके 10-10 नंबर के हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो भी सकता है। तो बादल राग जो कविता प्रश्न नंबर 9 जो है, इसको तोड़ा गया है 5-5 नंबर में। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको तोड़ा गया है 2 पार्ट में, 4 और 6 में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने कि फिर जो है प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11 को फिर 5-5 में इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं। फिर ये 10 नंबर का है, फिर ये 10 नंबर का है। पहले मैं आपको प्रश्न का प्रारूप दिखा रही हूँ प्रश्न पत्र का कि किस प्रकार से आता है। फिर इस प्रश्न को आप देखिए कि 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3+3+4, और उसके बाद 10-10 नंबर में है सारे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो क्वेश्चन तो 10-10 नंबर में ज़्यादा हैं, तो इनमें 3 प्रश्न वो भी हैं जो आपको छोड़ने हैं। तो लिंग वचन एवं कारक को विस्तार से पढ़वाई, ये भी प्रश्न जो है 3 पार्ट्स में तोड़ रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आपको 18 प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रश्न की अगर मैं बताऊं कि प्रश्न जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है क्वेश्चन पेपर, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। बस आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है, अपने राइटिंग भी दिखानी है कि आपको किस प्रकार से पेपर को करना है। अब शुरुआत करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक बात की कि आपको इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग अगर करनी है, अच्छे मार्क्स अगर आपको लेने हैं, तो किस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्लैंक स्पेस ले लेती हूँ और यहीं पर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले वाली बात है कि आपको प्रश्न पॉइंट नंबर 1 की मैं बात करूँ तो प्रश्न की जो प्रकृति है, यानी कि प्रश्न हिंदी में तो इसे आपको क्वेश्चन का जो नेचर है उसे आपको समझना है कि प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, प्रश्न को कितने पार्ट में तोड़ रखा है और कितने पार्ट में तोड़कर जो मार्क्स हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब सबसे पहले तो सबसे मोटी बात मैं ये बताऊंगी कि आपको लिखना कितना है, ये बताती हूँ मैं आपको। तो जो हमारे पास एक पेज होता है, जैसे कि अगर ये पृष्ठ ले लेती हूँ मैं, मान लो ये एक पृष्ठ है मेरे पास जो आप देख रहे हैं, तो एक साइड तो इसकी ये है और एक इसकी बैक साइड है। तो मैंने ये किया था कि मुझे एक प्रश्न 12 मिनट में करना था, तो एक तो ये जो सारी साइड है मैंने ये लिखा, और दूसरा जो है आपको, क्योंकि हिंदी विषय वालों के लिए बता रही हूँ मैं, तो दूसरा साइड जो है आपके आधी पहुँच जाए या पौने पेज तक पहुँच जाए। अगर किसी की बहुत ज़्यादा साफ राइटिंग है, मतलब फास्ट राइटिंग है, तो एक खड़ा पेज, यानी कि दोनों साइड से एक खड़ा पेज, एक खड़ा पेज सिंगल कहें तो एक पेज, उसको दोनों साइड से आपको लिखना है। फिर देखो लिखने को तो कोई कितना ही लिख देगा, लेकिन आपको मिनट का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अभी बताया कि 1 घंटे में 1 घंटा है आपके पास और उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलेगी। तो 12 मिनट में ये तो है नहीं कि आप 3 पेज भर देंगे, इम्पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं किसी और सब्जेक्ट की, जैसे कि कॉमर्स वगैरह की, तो इसमें क्या होता है कि डायग्राम होते हैं और उनको जो एक खड़ा पेज है दोनों साइड से भरने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि वो फ्लो चार्ट बनाकर अपने आंसर का जवाब देते हैं। तो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाने की पूरी कोशिश करनी है अपने आंसर में। और ये फिर मैं अब बारी बारी आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ। तो समय सीमा मैंने बता दी, मैंने किस प्रकार से अटेम्प्ट किया था वो आपको बताती हूँ। तो जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आए हुए थे जो मैंने घर पर लिख कर देखे थे, जो मेरे टिप्स पे थे, तो उनका तो मैंने एक पेज इस साइड से, जैसे ये साइड है, जैसे कि सॉरी, तो जैसे कि ये पेज है, मैंने इस साइड से पूरा जो है, फिर से वही हो गया।
ठीक है, तो ये जैसे पेज है इस साइड का, जो ये आपको साइड दिख रही है, मैंने इस साइड से पूरा लिखा और इसकी बैक साइड से लिखे। जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे आते थे, लेकिन जो अब आप बात करें कंटेंट की, जो क्वेश्चन देखो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं बता रही हूँ मुझे बिल्कुल अच्छे से आते थे, जैसे सीरीज का फूल वाला था। और ठीक है, तो उनको मैंने वन साइड ही लिख कर 5-6 नंबर लिए हैं। ये भी नहीं कि देखो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। तो मैंने वन साइड सिंग खड़े पेज का केवल, जैसे ये खड़ा पेज है तो मैंने इसका एक साइड ही लिखा था। ठीक है, उसमें भी मैं एवरेज निकालो तो मुझे 5 या जैसे कि 12 5 60, 12 6 13 5 65, तो मैंने 67 नंबर लिए हैं, तो कम से कम 5 नंबर मुझे एक साइड के मिल गए हैं। और 10 नंबर का है तो इसलिए आपको एक पेज की दोनों साइड आपको लिखनी है। उसके बाद बताती हूँ कि आपको आंसर शीट कैसे मिलेगी। वहाँ पर ऐसे ऐसे दोनों साइड पेज की तरफ ऊपर से भी और नीचे से भी पेज पे मार्जिन आपको दिया गया होगा। उस मार्जिन के अंदर आपको नहीं लिखना है, आपको प्रश्न नंबर यहाँ से शुरू करके अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। प्रश्न संख्या आपको जरूर डालनी है। अब मैं कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पर विशेष ध्यान दूंगी। तो हम जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि प्रश्न की जो प्रकृति है आपको सबसे पहले उसे समझना है, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ये पढ़ लें कि कितने पार्ट्स में टूट सकता है। क्वेश्चन जितने अधिक पार्ट में टूटेगा वो आंसर आपका उतना ही जल्दी लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने बताया कि एक प्रश्न के लिए आपको 12 मिनट मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 5-10 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने में लग जाएंगे। तो आपको 18 में से सबसे पहले अपने 15 क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से वो सिलेक्ट कर लेने हैं, जो 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सबसे पहले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत आपको ये देखना है कि मुझे सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है और उसे बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन की, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके 30 सेकंड के अंदर आपके दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि इसके अंदर मुझे कौन कौन सा कंटेंट लिखना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी चूज कर ली, 18 में से 15 करने हैं। फिर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको आपके 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ते आपने दिमाग के अंदर ये बिठा लेना है कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे 30 सेकंड के अंदर फिर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्ट करना है। आंसर स्टार्ट करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा गया है उसके अंदर आपको नहीं लिखना है। फिर आपके क्वेश्चन के ना सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने आंसर का। इंट्रोडक्शन को जो क्वेश्चन का आंसर है 3 पार्ट्स में बांट लें। उसके बाद बॉडी और फिर बाद में जो है आप उसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आप लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आप ये बताएंगे कि मुझसे ये पूछा गया है और ये बात है और इसमें हम ये बताने वाले हैं। तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, मतलब प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है ना उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बॉडी के अंदर आपको अपने क्वेश्चन का विस्तारित रूप देना है। विस्तारित रूप देते हुए अगर इसमें आपके कोई पॉइंट्स बनते हैं तो पॉइंट नंबर 1 जो पॉइंट्स का हेडिंग है उसे आपको बॉक्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 2 अगर आप चाहें तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक पेन भी यूज किया था। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे की पॉइंट्स थे उनको आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉडी लिखेंगे और फिर उसी क्वेश्चन का आप कंक्लूजन लिखेंगे। और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो कंक्लूजन है वो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताती हूँ। तो ये हमारा सबसे पहले आपने प्रश्न की प्रकृति को समझा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको शब्दों पॉइंट नंबर 2 जो वर्ड लिमिट है आपकी उसको आपको ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट अगर देखो इस पेपर में तो दे नहीं रखे थे, हो सकता है वर्ड लिमिट आपको दे दे। अगर वर्ड लिमिट नहीं दे रखी है तो समय टाइम लिमिट जो है वो हमारे पास ज़रूर है। ठीक है, किसने चक्की चला दी भाई। ठीक है, तो जो वर्ड लिमिट है वर्ड लिमिट नहीं दे रखी है तो आपको टाइम लिमिट का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको पास
केवल और केवल 12 मिनट ही आपको एक क्वेश्चन के लिए लिखने मिलेंगे। अब वर्ड लिमिट में और साथ साथ आपको शब्दों का भी, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें शब्द किस प्रकार के लिखने हैं। तो थोड़े से ना वर्ड जो है बहुत ही आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड यूज करने हैं कि एग्जामिनर यानी कि जो चेकर है वो डिक्शनरी ही उठाकर लाए आपके आंसर को चेक करने के लिए। अब आपको पता है कि डिक्शनरी तो कोई उठाकर नहीं लाएगा, वो क्या करेंगे, अगर उसका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या करेगा, नॉर्मल जो मार्क्स हैं वो आपको देते चला जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखना है आपको का बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा के लिए आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अदरवाइज आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया। उसके बाद वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है, तो वर्ड लिमिट नहीं है हमारे पास, यहाँ टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट का आपको ध्यान रखना है। और कंक्लूजन मैंने बताया, कंक्लूजन जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब टाइम ड्यूरेशन का आप कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए 12 मिनट है। मान लो किसी क्वेश्चन को लिखते वक्त आपको लगे 15 मिनट, तो आपको क्या करना है कि जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन या अगले 2-3 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वहाँ से आपको 1-1 मिनट जो है बचा कर लानी पड़ेगी, और वो मिनट आप वहाँ पर बचा सकते हो जो क्वेश्चन आपका पेट है, आपको बहुत अच्छे से आता है और आप उसे बहुत फास्ट तरीके से लिखकर आप उसमें टाइम को बचा सकते हैं। फिर भी जो बहुत ही मतलब जिसकी राइटिंग अच्छी खासी होती है वही 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन मैं अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 15 क्वेश्चन करने मुश्किल हैं? मैं ये कहती हूँ कि आसानी से आप आराम से आप 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं, क्योंकि मैंने 2.5 घंटे में 13 क्वेश्चनों के जवाब दिए और आधे घंटे में 2 क्वेश्चन लिख के 2-4 मिनट में बचा भी सकती थी, अगर मैं उस पहले ही प्रश्न के अंदर अगर मैं कंफ्यूज ना होती। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपको ऐसे टाइम लिमिट का बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है, और कैसे अपना समय आपको बचाना है इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि राइटिंग, एक बात आती है कि क्या राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लिखें। तो राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा गंदी भी पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। देखो आपको ना सबसे पहले तो आपका मकसद होना चाहिए कि 15 के 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। बहुत ज़्यादा राइटिंग की तरफ ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न पत्र जो है पूरा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा गंदी, मतलब गंदी तो क्या कहूँगे, अब जिसकी जैसी राइटिंग है वो वैसा लिखेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग के चक्कर में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आता है तो आपने पूरा टाइम जो है उसी में लगा दिया और उसमें 2-3 पेज भर दिए, क्योंकि बच्चे उसमें 10 से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। आप इसको भी उतना ही लिखें, जो 10-12 मिनट आपने समय निर्धारित कर रखा है उतना ही समय आप इसको दें। ठीक है, तो उसके बाद आपको टाइम राइटिंग पर ये मैंने बता दिया है, और शब्दों के बारे में मैंने बता दिया कि वर्ड ऐसे आम बोलचाल के भी नहीं लिखने हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा क्लिष्ट या टिपिकल वर्ड आपको यूज़ करने हैं जिसके लिए चेकर को डिक्शनरी उठानी पड़े। ठीक है, और सबसे ज़्यादा राइटिंग से ज़्यादा जो है ना आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक और प्रमुख बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंसर तो देखो सभी लिखेंगे, आंसर तो सभी देंगे, लेकिन सिलेक्शन पाना है आपको, सीटें लिमिट में है, तो आपको जो है अपना आंसर जो है डिफरेंट बनाना है और लोगों से अलग हटकर बनाना है। तो अलग हटकर बनाने के लिए आप, जैसे कि मैंने बताया कि जो पॉइंट्स हैं उनको बॉक्स में लिखिए, प्रश्न पर जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट्स में आप अपना आंसर कीजिए। और उसके बाद अगला पॉइंट हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन को ना आपको ढंग से समझना है। जैसे कि क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि हिंदी की अगर मैं बात करूं तो विवेचना कीजिए, मीमांसा कीजिए, विस्तार से बताइए, परिचय, जीवन परिचय बताते हुए व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न को आपको समझना है कि प्रश्न में इसने पूछा क्या है। जैसे कि इंग्लिश वालों में कई बार कहते हैं कि डिस्कस कीजिए, डिस्कस मतलब किन्हीं भी चीज़ के बारे में आपसे पूछ लेता है तो इसमें ठीक है चल जाता है, डिस्कस के अंदर थोड़ा सा आपका झूठ सच भी इस तरीके का भी। लेकिन कई बार प्रश्न में कहते हैं कि प्रश्न को एलोबरेट करके आप बताइए, तो यानी कि विस्तार से बताइए, व्याख्यात्मक रूप से बताइए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या है।
ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मैंने जो है आंसर राइटिंग, देखो मैंने बहुत ज़्यादा, अब मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बाद में बताऊंगी। तो मैंने ना ये देखो, मैंने यकीन नहीं मानेंगे, मैंने केवल 10 पेज में, मेरी बेटी को मैंने कहा कि ये सिलेबस है और ये मेरे पास मेरा मैटर है, इसमें से तुम ना मेरा कोई टेस्ट बना दो ताकि मैं लिख कर देख लूँ। और ये तब की बात है जब एग्ज़ाम के सिर्फ 5 दिन बचे थे, क्योंकि 3 दिन पहले तो मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। मैंने कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, ना मैंने कुछ पढ़ा था। तो ये 5 दिन पहले की बात है और मेरी बेटी ने मुझे 5-7 क्वेश्चन दिए और फिर मैं इनके आंसर लिखने लगी। तब मुझे, जब मैं पहला ही आंसर की प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने में 25 मिनट लगे। फिर मैंने सोचा कि गई सरला तो काम से, ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने दूसरे दिन यानी कि दूसरा आंसर लिखा, उसमें मुझे थोड़ा और कम टाइम लिखा। फिर मैंने तीसरा लिखा, उसमें और कम टाइम लगा। और फिर मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की। दूसरे दिन मैंने और भी शॉर्ट में, यानी कि 10 मिनट में जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये आप कंटेंट ना देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जैसे कि ये मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी सीरीज के फूल के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको प्रश्न दिखाऊं, ये इस पेपर में आया हुआ भी है। सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको संदेश बताना है और स्पष्ट करके बताना है उदाहरण के साथ। 4 और 6 नंबर का है। तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे, जो स्पष्टीकरण है आपका 6 नंबर का है और आपको क्या संदेश आपको इसमें मिलता है तो वो आपको मिल रहा है, वो आपको बताना है 4 नंबर में। तो देखते हैं, अभी इसी प्रश्न को देखो मैंने लिख कर देखा था और यही पेपर में पूछ लिया और सेम इसी, जैसे कि मैंने 1 साइड सिंगल साइड लिख रखा है और यही 10-11 यानी कि 1-2 फालतू बन गए होंगे या कम हो गए होंगे, इसी प्रकार से सेम मैं पेपर में लिख के आई थी। क्योंकि मुझे पता था कि इसका कंटेंट जो है मेरा काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, इसमें मैं टाइम बचा लूँगी। क्योंकि जो मैंने पहले प्रश्न में 25 मिनट लगा दी थी वो मैंने यहाँ से अपना समय बचाया था। तो देखना, यही मैंने लिखा। तो ये मैंने केवल पॉइंटों में लिख रखा था। जैसे कि हमारे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में ना थोड़ा डायग्राम वगैरह कम रहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही राइटिंग मैंने पेपर में की थी। ये थोड़े से मैंने, देखो यहाँ से मैंने इधर मार्जिन नहीं छोड़ा, इधर मार्जिन नहीं छोड़ा। तो ये जो कंटेंट मैंने 1 पेज में लिख रखा है ये वहीं पर आपका 2 पेज में आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिखा था, मैं अशुद्धियाँ भी थोड़ी कम करती हूँ और राइटिंग भी मेरी ठीक ठाक थी। उसके बाद फिर मैंने एक और इस प्रकार से प्रश्न घर पर लिख कर देखे थे। जैसे कि कोशिश की थी पॉइंट्स में लिखने की, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने अपने आंसर में यानी कि पेपर में वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में लिखा था। जैसे कि सफ़िया की मैंने चारित्रिक विशेषताएं लिखी, तो आप इनको जैसे कि मैंने आंसर कर रखा है पॉइंट्स में लिखें। मैंने ये अंडरलाइन कर रखे थे, आप लोग इसे बॉक्स में लिखने की कोशिश करें क्योंकि साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी आने वाला है। फिर मैंने कुछ ये प्रश्न भी लिखे, जो मेरी बेटी ने मुझे क्वेश्चन बोल दिया था मैंने उसी के आंसर लिख कर देखा, क्योंकि मुझे तो कलम जो जमी हुई थी उसे चालू करना था। अब देखना, जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनकी इस प्रकार से डायग्राम बन जाते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम का, कि संचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ऐसे पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि संचार क्या होता है, संचार प्रक्रिया को विस्तारित रूप से समझाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने संचार के प्रमुख तत्व बताए, तो ये यहाँ पर बता रखे हैं। उसके बाद फिर मैंने इन्हें डिफाइन किया, तो ये मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा कर पाएँ ऐसे इन्हें बॉक्स में डालें, फ्लो चार्ट बनाए जितना हो सके। अगर फ्लो चार्ट नहीं है, डायग्राम है, तो आप उसे डायग्राम बनाकर अपना आंसर दें, ठीक है। उस पर फिर मैंने ये लिखने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा था, ठीक है, तो मैंने इतने ही लिखे थे। और तो ये मैंने आपको दिखा दिया है और मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ हिंदी वालों के लिए, एक एक प्रश्न उन्हें यहाँ से दिखा देती हूँ ताकि उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तो प्रश्न था, कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को, आलोच्य पदों के आधार पर यानी कि आपको पद लिख लिख कर फिर उनके दर्शन को रेखांकित करना है। जैसे कि मैंने फिर पद इसमें इसी क्वेश्चन में मैंने आधा घंटा 25 मिनट तो क्या, कम से कम मैंने 30 मिनट यहाँ खपा दी थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी जो मैं पॉइंट नंबर 5 बता रही थी आगे इंस्ट्रक्शंस में। मैंने ये सोचा कि सारा पेपर मुझे सीक्वेंस में करना है और पहला ही प्रश्न जो था मुझे सोचने पर विमर्श कर दिया।
और आगे जो प्रश्न थे वो सारे मुझे आते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मेरे उन क्वेश्चनों 15 क्वेश्चनों में थे जो मुझे अटेम्प्ट करना ही करना था। तो इसमें मैंने 30 मिनट लगा दिए। फिर किस प्रकार से मैंने अपने समय बचाते हुए 13 प्लस यानी कि 14 की तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी, तो उसमें 1-2 नंबर दे दिए। ठीक है, तो ये बताना है इसमें, जैसे कि आपको पद बताना है, जैसे कि रहीमंद वो कौन सा था, जात ने पूछो साध की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसके माध्यम से कवि ने ये बताया है, एकेश्वरवाद बताया है, बहुदेववाद का खंडन किया है, तो और आडंबरों का विरोध किया है, पत्थर मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो पत्थर पूजे हारे मिले तो क्यों मैं पत्थर पूजे हारे मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरीके के जो पद लिख लिख कर आपको इसके क्या करने थे, लिखना था। ठीक है, उसके बाद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये 4 पंक्तियां दे रखी हैं और इसमें मीराबाई का परिचय बताते हुए आपको पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें मैंने क्या किया था, पहले मैंने पूरा मीराबाई का परिचय लिखा, सारांश में लिखा बहुत ज़्यादा, उसके जन्म और मृत्यु के बारे में बताई, थोड़ी उसकी रचनाओं के बारे में बताया, थोड़ा सा उसकी भाषा शैली के बारे में बताया, और फिर मैंने इनकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। और फिर मैंने विशेष रूप से भी बताया कि जैसे इसमें लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है या भाषा शैली के बारे में भी, जैसे मैंने 4 पॉइंट लिखे। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। फिर प्रेमचंद की ये, इस प्रश्न को आप ढंग से पढ़ना, प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा वर्तमान की सामाजिक प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में। तो मैंने इस प्रश्न के जो है 3 हेडिंग बना लिए थे, एक तो सामाजिक, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक व्यवस्था। इस प्रकार से मैंने हेडिंग बनाया और इसी के संदर्भ में जो इनके द्वारा कहे गए कथन थे उनको डालकर मैंने इसका आंसर दिया, और इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए आंसर करना है। तो ठीक है, उसके बाद आए निर्मला पुतन की कविता के सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको कविता की पंक्तियां भी साथ साथ लिखनी है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी और लंबी होती जा रही है। उसके बाद देखना, पेपर बहुत ही आसान था। आप देख रहे होंगे कि सारा जो एनसीईआरटी में से ही ज़्यादा दिया गया है। हिंदी विषय वाले ये ना सोचे कि लिटरेचर में से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो 1-2 प्रश्न लिटरेचर में से भी पूछे गए हैं, लेकिन 3 प्रश्न छोड़ने का भी आपके पास विकल्प है। फिर सिल्वर वेडिंग पार्ट से पूछा गया है। फिर कविता में शब्दों के चयन प्रक्रिया, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम में से है। और उसके बाद है पर्यायवाची, ये हिंदी व्याकरण में से है। फिर आदिकालीन साहित्य की युगीन, ये क्वेश्चन मुझे इतने टिप्स पे आता था बट मेरे को लिखने का समय नहीं मिला। देखो, जैसे मैंने ये कट कर लिया था कि मुझे ये प्रश्न भी नहीं करना है, तो मैंने जो मुझे नहीं करने थे उन तीनों क्वेश्चनों को मैंने शुरू में ही टिक कर लिया था। ठीक है, आदिकाल, ये जैसे कि ये लिटरेचर में से आया हुआ है। उसके बाद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के भाव पक्ष को, ये भी लिटरेचर में से आया हुआ है। फिर उसके बाद ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है। फिर पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए, ये मुझे बहुत अच्छे से आता था लेकिन इसे मैं लिख नहीं पाई। ठीक है, ये 2 प्रश्न मेरे छूट गए थे। तो इसमें क्या करना है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न है। उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर सूचित कीजिए, तो पत्र भी पूछा था। और नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज। देखो, एक तो ये वाला प्रश्न और एक शीरीष के फूल, ये दोनों मैंने बहुत ही अच्छे से लिख रखे थे और मैं 1 साइड लिखकर मैंने 5 नंबर लिए हैं इसमें। लिंग वचन एवं कारक को विस्तृत रूप से परिभाषित किए, ये प्रश्न भी मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। तो ये 18 प्रश्न थे दोस्तों, और किस प्रकार से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो मैंने तो इतनी इफेक्टिव नहीं की थी क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में तब नहीं पता था। अब पेपर दे दिया तो मैंने आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से, और मेरी ये लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ने में कैसी लग रही है। मैंने इसी प्रकार से लिखा था। ठीक है, लेकिन मैं तो धोखा वहीं पर खा गई। जो पहले ही प्रश्न, जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो मुझे पॉइंट नंबर 5 थोड़ा समझ में नहीं आया था। ठीक है, सिलेक्शन का मामला था इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को, ये तो पता था कि हम किसी भी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कर सकते थे, लेकिन सिलेक्शन के मैटर में हम इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट बनते हैं तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स करें। मैं एक वीडियो आपके स्पेशल कमेंट्स पर अगली वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जब हम इस तरीके से समझाने लगते हैं तो बहुत कुछ हमारा छूट जाता है, नहीं ध्यान में आता है। और जब बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं तब ध्यान में आता है कि अरे मैंने ये बात नहीं बताई। तो आप बेफिक्र
बेफिक्र होकर कमेंट्स कीजिए। आपके हर एक कमेंट्स पे मैं एक वीडियो बनाने की क्षमता रखती हूँ। तो आप कमेंट करके यहाँ से पूछ सकते हैं। अदर सब्जेक्ट वाले भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। सब्जेक्टिव पेपर के काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की और HPSC PGT की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो PGT के लिए आप कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, जैसे कि जो मैंने NCERT की बुक बताई है आपको, 11वीं 12वीं के किसी के बच्चे की 16 बुक आप ले लें, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आरओ भाग 1 और आरओ भाग 2 दोनों के नाम से अलग अलग वीडियो बना रखे हैं और एक ही वीडियो में सभी चैप्टर के MCQs मैंने डाल रखे हैं और वहाँ से आपके लगभग प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास अभी समय नहीं है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे हम तैयारी करें कम समय में, तो ये उन्हें ज़रूर पढ़ें। और फिर भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है, अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, लाइनर क्वेश्चन का आपने नोट्स बना लिए हैं, तो उसके बाद ही वो सारा पढ़ने के बाद भी आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर करें जो मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, आरओ भाग 1 आरओ भाग 2, क्योंकि उसमें ऑप्शन के साथ दिए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि अभी मेरी कितनी तैयारी है, तो आप वहाँ से ज़रूर तैयारी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से मतलब जो है वंचित नहीं रहेगी। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आएगा और ऐसा ना हो कि कोई ना कोई कंटेंट आपसे छूट जाए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने क्लासेस डाल रखे हैं और क्लास नंबर 8 या 10 तक हमारी हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो ये दोनों टॉपिक जो है मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो काव्य शास्त्र डाला है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं डाला, तो भाई मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे और चैनल में यहाँ पर वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर प्लेलिस्ट होती है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। तो उसमें आप मैंने सारी वीडियोज इकट्ठी कर रखी हैं जो जो मैंने पढ़ा दिए और जो जो आपके सिलेबस में है सब्जेक्टिव के तरीके से। ठीक है, तो ये आप वहाँ से ज़रूर देख लें। और काव्य शास्त्र जो है मैंने रिसेंटली पढ़ाया था, 1 महीने पहले ही पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो वो सारी वीडियोज़ आप देख लें। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका चलो कल की बात मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।